Hello to all and welcome back to the platform. So again we'll discuss this modern Indian history spectrum और NCERT की ये सीरीज. आपको पता होगा कि क्या क्या मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो. अगर नहीं पता है तो प्लीज आप सारे जो लेसन है वॉच कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा. एरा ऑफ मास नेशनलिज्म जो है 1919 से 1939 का टाइम पीरियड, वो है हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन. बट बिफोर आई कंटिन्यू विद टुडेज सेशन, थोड़े से एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच रखना है आपको. मेंस के एक क्वेश्चन के लिए आपको ये आ सकता है कि डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज किया था. तो सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी मैंने आपको सारा बता दिया. साउथ अफ्रीका में कैसे कैसे इन्होंने चीजें करी थी, सत्याग्रही किसे कहते थे, ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. सो मैं पिछले लेसन में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको देखिए, वहां से आंसर आपको मिलेगा. अगर आप एमसीक्यूज की बात करते हो तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जो भी मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत, जलियांवाला बाग या फिर ये सारी चीजें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये सारे जो मैंने डिस्कस किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए 2 पॉइंट्स आपको अक्सर पूछे जाते हैं कि डायरकी किस एक्ट के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में. और उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से जो 1919 का एक्ट है उसने सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज्यादा बढ़ाया था. तो ये सारी चीजें और बायकैमरल लेजिस्लेचर और ये सब जो उसके प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस है उसके, वो आप ध्यान से देखिएगा. Which of the following statement is correct about the चंपारण सत्याग्रह? तो क्या ये सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में लॉन्च किया था, और क्या ये एक पेजेंट रिवॉल्ट था बिहार में अगेंस्ट द इंडिगो क्रॉप प्रोडक्शन? तो मैंने आपको बताया था कि जो सत्याग्रह वाली टेक्निक थी गवर्नमेंट गांधी जी की, उन्होंने इंडिया आने के बाद यहाँ पे जारी रखना शुरू किया था. और पहला जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने किया था वो चंपारण सत्याग्रह से ही शुरुआत की थी. उसके बाद पहला हंगर स्ट्राइक किया और उसके बाद इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना पहला किया. जब भी मैं आप कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज देखते हो, जो भी आपका मोमेंट होता है या कुछ भी, तो उसके लिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. चाहे वो आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दे दें या फिर ऐसे भी पूछ दें, तो आपको ये क्रोनोलॉजी के लिए कम से कम ईयर आपको याद रखना जरूरी है. सो बोथ दे स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में. अब ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड जो सत्याग्रह गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद लॉन्च किया था वो कौन सा था. तो पहला तो चंपारण था, दूसरा आपका था यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है, तो ये है आपका. इस तरीके से हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपको क्रोनोलॉजी में दे दे, तो ईयर आप याद रखिएगा. अगेन द क्वेश्चन इज, तिनकटिया वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ मैंडेटरी फार्मिंग ऑफ इंडिगो फॉर द फार्मर्स ऑफ बिहार. चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय गांधी जी अगेंस्ट इट. राइट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया सिस्टम के जो था खिलाफ में ही था, जिसमें गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जो बिहार के थे उन्होंने पेजेंट्स की हेल्प के लिए बुलाया था. हु सेड हाफ नेकेड फकीर टू गांधी जी? किसने कहा था गांधी जी को ये स्टेटमेंट? ही वॉज विंस्टन चर्चिल. काफी ज्यादा एग्जाम में आ चुका है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया आपको. What is the correct chronological order of movements led by गांधी जी? इसी तरीके के क्वेश्चन में बात कर रही हूँ. जैसे कि मैंने कहा, year is always important. So the first is only important and the correct statement, because पहले चंपारण सत्याग्रह होता है आपका, उसके बाद खेड़ा होता है, उसके बाद खिलाफत आता है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है. ओके, ये है आपका सही क्रोनोलॉजी. With reference to Ahmedabad mill strike in 1918, consider the following statement. Gandhi ji advised the workers to go on strike and to demand a 35% increase in wages. हाँ, कहा था उन्होंने उनको कि आपको नॉन वायलेंट तरीके से इसके लिए स्ट्राइक करना है, और उसके बाद आपको जो है अपने वेजेस की डिमांड जो आपने 50% रखी है वो 35% आप रखिए. और गांधी जी लास्ट में जब इनको लगा कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जोर पड़ रहा है, या फिर जो यहाँ पे इनके ओनर थे उनके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है, तो इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया था वर्कर्स को, और ये भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे. सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट ओवर हियर. Which one of the following is not matched correctly? यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे मैच्ड नहीं पूछा जा रहा है, नॉट मैच्ड करेक्टली पूछा जा रहा है. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में हुआ था. गांधी जी ने प्रेसाइड किया था ये जो बेलगांव सेशन था कांग्रेस का 1924 में, ये पहला और आखिरी सेशन था जो कि गांधी जी ने
करा था। चौरी चौरा इंसिडेंट होता है आपका 1922 में। खेड़ा सत्याग्रह आपका क्या 1919 में हुआ था? नहीं, खेड़ा सत्याग्रह मैं पिछले लेसन में आपको बता चुकी हूँ 1918 में हुआ था। सो डी इज द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट मैच्ड करेक्टली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वल्लभ भाई पटेल became a follower of Gandhiji during Khera peasant struggle. So yeah, of course, it's true. खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने इनको ज्वाइन किया था। द पेजेंट स्ट्रगल इन विच गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन 1918 टुक प्लेस एट खेड़ा। या डेफिनेटली खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने खेड़ा जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे किया था। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। Who among the following presented the main resolution on non-cooperation movement during the annual session of Congress in Nagpur of 1920? So ये भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी पिछले ईयर्स में पूछा जा चुका है। अगेंस्ट इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें ये भी है कि कंसीडर करिए इन स्टेटमेंट को जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। तो खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये सारी चीजें जो है ना एक क्रोनोलॉजी में हुई हैं, तो आपको ये सारे लिंक करके भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है पहला स्टेटमेंट आपको चंपारण सत्याग्रह से दे, दूसरा आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से दे, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह से, और चौथा आपको यहाँ पे खिलाफत या फिर नॉन कोऑपरेशन से दे दे। तो सारे आपको चीजें जो है लिंक करके पढ़नी है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था, बिल्कुल था, और इसी ने इस मूवमेंट को एक मास कैरेक्टर दिया था। और उसके बाद जब चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है 1922 में, उसी के बाद जब हिंसा भड़कती है तो गांधी जी इससे बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं और इसीलिए वो विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में उन्होंने ये कहा था कि 1 साल में हमें आजादी मिल सकती है, बट चौरी चौरा के इंसिडेंट ने इनके जो अरमान थे उन पे पानी फेरा था। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू इवेंट ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये स्टेटमेंट्स को जो है कंसीडर कीजिए। द मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1920। ऑफ कोर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत के बाद स्टार्ट हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि क्या खिलाफत पहले हुआ था या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले हुआ था। तो खिलाफत का ही एक आप कह सकते हो एनलार्ज्ड वर्जन जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जिसमें गांधी जी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाई थी हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने की। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सारे नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किए गए थे, ताकि क्योंकि वो उस समय उनका मेन मोटिव क्या था, फॉरेन सारी चीजों को जो है वो बाइकट करना है। लेजिस्लेचर को भी ये बाइकट करने के लिए बोलते थे, क्योंकि इनका मेन था कि आप गवर्नमेंट के हर सर्विस को बाइकट करो। आपको कोई भी ऑनर दिया गया वो भी आप उनको लौटा दो, कोई भी टाइटल दिया गया वो भी आप उनको लौटा दो। ये सारी चीजें वो कर रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया विजिट के लिए आए थे तो उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। ऑल द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर। Which one of the following committee and act is associated with Sedition Act? तो मैंने आपको कहा था कि जब रॉलेट कमेटी बिठाई गई थी तो वो इसलिए बिठाई गई थी क्योंकि उस समय जो है सेडिशन एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास किया था, तो इसी को मतलब इसकी जांच पड़ताल करने के लिए ही रॉलेट कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई थी। सत्याग्रह सभा वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? तो सत्याग्रह सभा जो है गवर्नमेंट महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ जो है वो उसके लिए बनाई थी, इसके लिए फॉर्मेशन रखी थी इसकी। सो ऑल दिस स्टेटमेंट और ये सारी चीजें मैं पिछले लेसन में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। सो आई होप कि आपके सारे आंसर्स आपने सही दिए हैं। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि आपको कितना स्कोर यहाँ पे मिला है। On 6th April, which of the following historical event took place? अब आपको मैंने बताया 6 अप्रैल 1919 बैसाखी डे जलियांवाला बाग हुआ था, राइट? जब लोग जिनको की अरेस्ट किया गया था उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कुछ प्रोटेस्टर अपनी सभा लगा रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। सैफुद्दीन किचलू और फिर एक और जो थे उनके अरेस्ट के बिहाफ में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और कुछ लोग जो है बैसाखी मेले की तरह उसको एंजॉय करने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए थे। ओके, द पीपल वेर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ होम। यही मैंने कहा, सैफुद्दीन किचलू और महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे, डॉक्टर सत्यपाल थे। ठीक है, ये डी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑल दीज एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू योर टॉपिक्स विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, सो काइंडली लुक फॉर इट। Okay, let's get started with the center of our theme today.
emergence of Swarajist, socialist ideas, revolutionary activities and other new forces। यहाँ पे डिस्कशन का मेन सेंटर हमारा होगा कि स्वराज पार्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें स्वराजिस्ट के बारे में होगा, नो चेंजर्स के बारे में होगा, बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस हम डिस्कस करेंगे, इनकी एक्टिविटीज जो हम डिस्कस करेंगे, इन्होंने क्या अचीव किया, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इनके, और इनके कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या क्या थे और उसके क्रिटिक्स क्या क्या थे, किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था इनके वर्क्स को। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी ही काम किए थे उन्होंने। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वराज पार्टी, सबसे पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं आपको पता है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। इसके लॉन्च होने के बाद एक ऑल इंडिया मास प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। गांधी जी कहते हैं कि 1 साल में हमें आजादी, स्वराज मिलके रहेगा। लेकिन 1922 में क्या होता है कि कुछ जो प्रोटेस्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द लिकर सेल और इसके लिए टैक्स के खिलाफ जो बहुत ज्यादा प्राइस राइजेस होता है उस समय, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो पुलिस उन पे लाठीचार्ज करती है, बहुत बुरी तरीके से उनको मारती है और बहुत लोग उसमें घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे पब्लिक को गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, उस पुलिस थाने को आग के हवाले कर देते हैं। इनफैक्ट जितने भी पुलिसमैन अंदर थे उनके साथ ही उस थाने को वो आग लगा देते हैं। जो बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं उनको भी वो अंदर वापस धकेल के उनको आग के हवाले कर देते हैं। और इसके बाद कम से कम कहा जाता है 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो अंदर ही जल के मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। तो ये जो हुआ था ये हुआ था चौरी चौरा में। और इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने कहा कि ये इंसिडेंट मेरे जो टेक्निक है नॉन कोऑपरेशन और जो नॉन वायलेंस उसके अगेंस्ट जाता है, तो मैं इस मूवमेंट को जो है वो विड्रॉ करता हूँ। और वो 1922 में चौरी चौरा के बाद इसको विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब जो बहुत सारे लीडर्स थे, कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ लोगों को गुस्सा आया था कि अब जब हम स्वराज के काफी नजदीक थे तो महात्मा गांधी को ये नहीं करना चाहिए था, ये विड्रॉ नहीं करना चाहिए था उनको। तो चौरी चौरा के बाद, नॉन कोऑपरेशन के बाद 1922 में जब विड्रॉ होता है ये, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में उठनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन का कंटिन्यू रखना चाहिए था, कुछ कहते थे कि लेजिस्लेचर को बाइकट करो, और कुछ लोग कहते थे कि लेजिस्लेचर को बाइकट करके जो है आप इलेक्शन को कंडक्ट करो। जो पहले जो मतलब कुछ लोग जो थे जो कहते थे कि नॉन कोऑपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, वो लोग थे नो चेंजर्स कहलाए। और जो लोग ये कहते थे कि लेजिस्लेचर को बाइकट करके इलेक्शन कंडक्ट करो, उनमें से आपके राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी ये लोग थे। ठीक है, इनमें से यही लोग शामिल थे। सो ये अदर स्कूल ऑफ थॉट थे। तो जो नो चेंजर्स थे वो तो मतलब नो चेंजर्स जो थे वो की अपोज करते थे काउंसिल एंट्री को, वो नहीं चाहते थे कि काउंसिल में जाएं वो। दूसरी तरफ बाकी लोग काउंसिल को मतलब हटना चाहते थे वहां से, और इसीलिए इन दोनों में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या होता है कि ये जो मतलब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे थी, कांग्रेस ने अनाउंस किया कि हम इससे नहीं है सहमत, और इसीलिए वो कांग्रेस खिलाफत या फिर स्वराज पार्टी का गठन करेंगे अलग चल के। तो इसीलिए ये जो आपके सीआर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे वो वहां से अलग होके और उसके बाद अपने स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। तो जब 1923 में यहाँ पे जैसे क्या होता है कि जो अदर लीडर्स थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करना चाहते थे और उसके बाद वहां पे एंट्री करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यकारिणी को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहते थे, मतलब अंदर घुस के उनके काम को जो है वो चेंज करना चाहते थे, वो थे आपके प्रो चेंजर्स। और इसी में शामिल थे आपके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास भी इसमें शामिल थे। 1922 में क्या होता है, गया सेशन होता है कांग्रेस का हेल्ड, जिसको कि प्रेसाइड करते हैं सीआर दास, चितरंजन दास। उन्होंने एक प्रपोजल मतलब डाला होता है वहां पे कि आप लेजिस्लेचर में एंट्री मारो, बट ये प्रपोजल जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डिफीट होता है। और उसके बाद जो ये दास थे और अदर लीडर्स थे वो एक दूसरे से असहमत होते हुए हट जाते हैं, और इसीलिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो है अपनी एक पार्टी स्वराज पार्टी गठन करते हैं। ईयर याद रखिएगा 1923 में। सीआर दास को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है और जो सेक्रेटरी थे वो थे मोतीलाल नेहरू। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सीआर दास इसके प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इनके जो स्वराज पार्टी के अदर लीडर्स में कहते हो तो इनमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, और जिसमें कि एक सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आपका सामने में आता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखिए, जब बोथ साइड ने यहाँ पे ये जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है, तो इन्होंने ये कहा कि एक मास मूवमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर ये लोग अभी से अलग होने लगेंगे तो स्वराज को पाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए वो करते हैं कि नहीं, आप दोनों साथ में आओ। तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनको भी ये बातें पता थी कि जो गांधी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो गांधी जी ने स्वराजिस्ट का जो प्रपोजल था वो काफी ज्यादा इन्होंने मतलब ये किया था, नेग्लेक्ट किया था, इसको मानने से इन्होंने मतलब इनकार किया था। स्वराजिस्ट का मतलब क्यों अलग वे ऑफ थिंकिंग था और नो चेंजेस का अलग वे ऑफ थिंकिंग था, क्योंकि स्वराजिस्ट ये आर्ग्यू करते थे कि आप एंट्री करो काउंसिल में और उसके बाद आप मतलब नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम से उनको कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे ये था कि जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको मतलब यूज करो। यहाँ और लेकिन नो चेंजेस क्या कहते थे, ये कहते थे कि अगर जब तक आप पार्लियामेंट में एंट्री नहीं करोगे, जब तक आप वहां पे समझोगे नहीं कि क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से नई चीजों को समझ सकते हो। पॉलिटिकली आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो ये दोनों साइड जो है इन्होंने अपने अपने विचार को मतलब अपने पास रखा और उसके बाद फिर इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जो स्वराजिस्ट थे उनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो है वो काफी ज्यादा अलग था। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एंटी इम्पेरियलिस्ट लाइन पे जो है वो इलेक्शन रखने का बोला था। उन्होंने ये कहा कि जो आपका रिफॉर्म है वो एक ब्लाइंड मूव है जो कि कारगर नहीं साबित होने वाला। और उसके बाद गांधी जी का यहाँ पे क्या एटीट्यूड रहा कि उन्होंने इनिशियली तो स्वराजिस्ट के जो प्रपोजल थे, काउंसिल एंट्री वाली जो प्रपोजल थी, वो उन्होंने रिजेक्ट करी, अपोज करा उसको। बट जब उनको मतलब जब वो जेल से रिहा हुए थे 1924 में, तो उन्होंने फिर उसको कंसीडर किया, क्योंकि उनको पता था कि जब तक ये दोनों साथ में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पब्लिक ओपोजिशन जो है प्रोग्राम का यहाँ पे काउंसिल एंट्री का, वो इन्होंने कहा कि ये जो है काउंटर प्रोडक्टिव साबित होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नवंबर 1923 में इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। यहाँ पे स्वराजिस्ट जो है इनको 141 सीटों में 42 सीट इनको मिल जाती है क्लियर मेजोरिटी से। प्रोविंशियल असेंबली में जो सेंट्रल प्रोविंसेस के थे वहां पे इनको मेजोरिटी हासिल होती है। लेजिस्लेचर में वो क्या है कि लिबरल्स के कॉपरेशन के बाद और जो इंडिपेंडेंस थे जैसे कि जिन्ना और मालविया, इनके हेल्प के बाद ये जो है मेजोरिटी से यहाँ पे जीतते हैं। अब क्या है कि एक गवर्नमेंट का क्रैकडाउन देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट का क्रैकडाउन जब यहाँ पे होता है, गवर्नमेंट जब टूटने को होती है, तो फिर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है आप दोनों बैठो, हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो गांधी जी प्रेसाइड करते हैं। ध्यान में रखिएगा ये पहला और आखिरी जो था ऐसा सेशन था जिसको कि गांधी जी ने प्रेसाइड किया था 1924 में बेलगांव में। Both sides came to an agreement in 1924 that the Swarajists would work in council as an integral part of the Congress. तो यहाँ पे ये जो है स्वराजिस्ट इस बात पे एग्री होते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जो काउंसिल में है एक इंटीग्रल पार्ट की तरह जो है वो वर्क करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे आगे क्या होता है। सबसे पहले तो जो स्वराज पार्टी का एम था उसमें क्या था ना, उनमें एक ये भी उनका एम था कि वो स्वराज पे नहीं, वो डोमिनियन स्टेटस को अटेन करने का ज्यादा बोलते थे। उनका ये था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें ऑब्टेन करना है। उसके बाद हमको स्वराज, उसके बाद सेल्फ रूल जो है उसके बाद हमें अटेन करना है। और फिर वो ये भी कहते थे कि जो मतलब आपका एक एजेंसी और जो प्रोपेगेंडा है वो आपका सिर्फ इंडिया तक नहीं, इंडिया के बाहर भी होना चाहिए। तो इस तरीके के इनके जो है वो डिमांड थे। अब इनके सिग्निफिकेंस में अगर आप कहो ना, तो गांधी जी और जो प्रो चेंजर्स थे और नो चेंजर्स थे, उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि जब तक ये यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट में वो नहीं लाया जा सकता है। तो इन्होंने ये कहा कि स्वराजिस्ट वुड इलेक्शन मतलब वुड कंटेस्ट द इलेक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप बट विद इन द कांग्रेस पार्टी। सो यहाँ पे स्वराज पार्टी 42 सीटों से जो है आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1923 में वो जीतती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी का जो प्रोग्राम है वो मतलब यहाँ पे होना शुरू होता है। अब इसके बाद जो चीजें होती हैं उसमें ये बातें आती है कि आखिर इस स्वराज पार्टी ने काउंसिल में एंट्री लेके क्या क्या अचीव किया।
ये चीज होती है। तो स्वराजिस्ट पहले तो अगर जब वो काउंसिल में एंट्री करते हैं तो वो मुस्लिम का सपोर्ट उनको नहीं मिलता, क्योंकि मतलब मुस्लिम्स ने इनको सपोर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुस्लिम व्हेन द पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द टेनेंट्स कॉज्ड अगेंस्ट द जमींदार इन द बंगाल, मतलब कि इनको पहले तो मुस्लिम का भी सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो कहते थे कि ये एंटी मुस्लिम है। मुस्लिम का ये कहना था कि ये स्वराजिस्ट जो है ये एंटी मुस्लिम है। और दूसरी तरफ जो ये जो आपके किसान ग्रुप था वो भी इनको ये कहता था कि ये जमींदारों से मिले हुए हैं। और इस तरीके की चीजें हो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कहोगे कि लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर जो थे उन्होंने मतलब ये कहा, वकालत करी इस बात की कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करो, लेकिन ये चीजें इनको मतलब मंजूर नहीं थी। 1930 में स्वराजिस्ट जो है फाइनली इस बात पे वॉकआउट करते हैं और जिसका रिजल्ट होता है आपका लाहौर से कांग्रेस रिजोल्यूशन। और उसके बाद फिर पूर्ण स्वराज जो है वो इसी सेशन में ये डिसीजन लिया जाता है कि हम पूर्ण स्वराज को लेंगे और इसी को लेने के लिए जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब अगर आप बात करते हो कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया था, क्या क्या अचीवमेंट करी स्वराज पार्टी ने, अलग हटके आखिर क्या इन्होंने हासिल किया, तो स्वराजिस्ट की अगर बात करते हो तो बाद में चल के वल्लभ भाई पटेल जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर चुने भी जाते हैं 1925 में। तो ये इनकी एक मतलब अचीवमेंट ही आप कह सकते हो। फिर इन्होंने ये जो है गवर्नमेंट को बहुत बार ऐसा मतलब ये आउटवोट किया किन किन चीजों के लिए, जैसे कि जो मैटर्स होते थे बजटरी ग्रांट्स वाले और ये सब बजट से रिलेटेड, उनको इन्होंने बहुत बार आउटवोट किया था। फिर इन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 की आई थी उसको भी डिफीट करने में बहुत बड़ी मुहिम हासिल करी थी। एंड आफ्टर दैट दे एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मतलब जो भी इसमें मतलब वीकनेसेस रह गई थी उसको इन्होंने उजागर करना शुरू कर दिया था, उजागर किया भी था। एंड उसके बाद एक और चीज जो इन्होंने बहुत अच्छी करी थी कि उन्होंने जो स्पीचेस थी असेंबली में ऑन सेल्फ रूल एंड सिविल लिबर्टीज, जब इनको मतलब बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको 1919 के ही एक्ट के द्वारा दिया गया था, तो इन्होंने इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया था और इनके खिलाफ इन्होंने स्पीचेस भी दी थी। तो इस तरीके से ये जो है मतलब इन्होंने अचीवमेंट रखी अपनी। अब कहोगे आपके अच्छा इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, जब इन्होंने इतना अच्छा कुछ मतलब ये किया, अचीव किया था, तो फिर इनके ड्रॉबैक्स कैसे रह गए कि ये इतना ज्यादा कारगर नहीं हो पाए थे। तो सबसे पहली बात ये थी ना कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए थे, इनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि वो स्ट्रगल जो वो कर रहे थे और जो इन मतलब असेंबली के अंदर और दूसरी तरफ वो जो असेंबली के बाहर जो मास स्ट्रगल कर रहे थे, ये दोनों में बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गया था। अगर किसी एक चीज पे एक टाइम में रहते तो शायद थोड़ा सा ये आप कह सकते हो कि विन विन सिचुएशन होता, लेकिन एक तरफ आप असेंबली के अंदर भी स्ट्रगल कर रहे हो और बाहर में आप फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये चीजों में वो बहुत ज्यादा फंस के रह गए थे, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। अब अगर कोई भी मीटिंग आप रखोगे तो एजेंडा क्या रखोगे, कोई एक ही चीज डिस्कस करोगे ना कि प्रोविंस में असेंबली में आपको कैसे बाइकआउट करना है गवर्नमेंट को, या फिर आप ये कहोगे कि कैसे हमें नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को जारी रखना है। तो ये चीजें जो थी दोनों में बहुत ज्यादा इंटरलिंक नहीं हो पाया था। उसके बाद कंप्लीटली ये जो है न्यूज़पेपर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते थे कि इनके वर्क जो है यहीं से होंगे और उसके बाद मैसेजेस जो है असेंबली के वो इसी के द्वारा ही बाहर के देशों में भी मतलब पहुंचाए जाएंगे, जो कि बहुत उस समय फ्रीडम नहीं था इतना प्रेस का, तो ये चीजें भी कारगर नहीं हो पाई थी। एंड आफ्टर दैट एक चीज और थी कि इन्होंने जो इनके जो मेन लीडर थे सीआर दास, उनकी डेथ भी हो गई थी। तो आफ्टर हिज डेथ ये जो पार्टी है ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और एक जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी है इनकी रहती थी वो हमेशा इनको लिमिट में रखती थी, हमेशा लिमिटेड इनकी चीजें होती थी जो ये कर सकते थे। दे कुड नॉट कैरी ऑन विद देयर कोलिजन पार्टनर वेरी फार बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और विच फर्दर लिमिटेड देयर इफेक्टिवनेस, मतलब कि इनके लीडर्स अलग अलग थे और लोगों की सोच भी अलग अलग थी। अब कितने लोगों को लेके आप चलोगे अगर हर किसी की डिफरेंट सोच है तो। एंड दे फेल टू रेजिस्ट द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पावर एंड ऑफिस, ये भी एक रीजन था। और सबसे बड़ी बात कि वो पेजेंट जो एक बहुत बड़ा ग्रुप आप कह सकते हो बंगाल में, उसको ये सपोर्ट नहीं कर पाए। एंड उसके बाद मुस्लिम का भी सपोर्ट इनको मिलना बंद हो गया था। तो एक दो सबसे बड़े मासेस जो थे, जो मेजोरिटी में थे, उनका ही सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा था। ये इनके ड्रॉबैक्स थे, स्वराज पार्टी की ड्रॉबैक्स की मैं बात कर रही हूँ।
उसके बाद ये भी कह सकते हो कि क्या क्या वर्क इन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क किए नो चेंजर्स ने। ये तो स्वराजिस्ट की बात थी, अब नो चेंजर्स ने क्या क्या काम किए और उनको भी किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे कि हमने स्वराजिस्ट का देखा कि कुछ उन्होंने अचीवमेंट भी किया अपना, तो कुछ उनके ड्रॉबैक्स भी थे। उसी तरीके से नो चेंजर्स ने भी कुछ अचीव किया और कुछ उनके ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहले तो ये था कि नो चेंजर्स ने सबसे अच्छा जो काम किया था कि वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द मासेस को साथ लाने में, यूनाइट करने में काफी ज्यादा हेल्प करी थी। इनके कारण ही जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी वो पास आना शुरू हुई थी। एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आश्रम इन्होंने सेटअप करना शुरू किया था, जहाँ पे ये मतलब जो नौजवान होते थे, मेन या वेमेन हो, उनको ये रखते थे उस, या फिर ट्राइबल्स जो हैं उनको ये रखते थे। लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको जो है मतलब बहुत सारे आश्रम बना के उनको जो है वो रखना शुरू किया था। और उसके बाद वहाँ पे ये खादी को प्रमोट करने के लिए जो है चीजें करते थे। अब खादी उस समय एक सिंबल बन चुका था। तो स्पेशली जो खेड़ा और बरदोली एरिया था गुजरात का, वहां पे ये बहुत ज्यादा स्प्रैंग कर रहे थे आश्रम के सेटअप को, और वो पॉपुलराइज कर रहे थे किसको, चरखा और खादी के यूज को। तो मतलब फॉरेन गुड्स को बाइकट करना और उसके बाद अपना स्वराजिस्ट जो है नेशनल चीज जो है आपका, उसको प्रमोट करना, खादी को प्रमोट करना, इनका एक मोटिव भी था और ये उस चीज को कर भी रहे थे। लेकिन इसका क्रिटिक्स भी था। कैसे? खादी को पॉपुलराइज करना ये एक बहुत बड़ा टास्क था। कैसे आप खादी को पॉपुलराइज कर पाओगे, क्योंकि जो कपड़े यहाँ पे ब्रिटिशर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ब्रिटिशर्स से, जो आपके फॉरेन क्लोथ्स थे वो खादी से काफी ज्यादा सस्ते दामों में आ रहे थे। तो कोई भी चीज तो आप वही खरीदोगे ना जो सस्ते दामों में आ रही है। और उस समय ऐसी महंगाई भी बहुत ज्यादा अपने चरम सीमा पे थी कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मतलब अपने स्वराज के लिए अपने पैसे जो है नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें खादी ही खरीदना है। तो ये चीजें मतलब नहीं काम नहीं कर रही थी। तो पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी वॉज एन अपहिल टास्क सिंस इट वॉज कॉस्टलियर देन इम्पोर्टेड क्लॉथ। तो इम्पोर्टेड क्लॉथ जो थे, फॉरेन क्लॉथ जो थे वो चीप थे और खादी वॉज वेरी मच मतलब कॉस्टलियर देन दैट। फिर इन्होंने नेशनल स्कूल और कॉलेजेस को सेटअप किया, जैसा कि मैंने बताया जो बिहार विद्यापीठ और ये सब का जो है यहाँ पे सेटअप हुआ था एज अ मतलब नेशनल एजुकेशन के प्रमोशन के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने सेटअप इसलिए करा था क्योंकि वो जो है स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे इन अ नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ ये अपने स्टूडेंट्स को जो है वो तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे। इसके लिए ये इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस सेटअप किए। अब क्रिटिक्स क्या क्या कहता है यहाँ पे कि ठीक है आपने ये सेटअप तो किया, लेकिन ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? अर्बन लोअर मिडिल क्लास पीपल के लिए और रिच पेजेंट्स के लिए। अब जो गरीब किसान है या फिर जो लोअर मतलब लोअर क्लास स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, अनटचेबल्स हैं, वो कहाँ से इसका मतलब कैसे इस नेशनल एजुकेशन का बेनिफिट ले पाएंगे? आपके ये जो आपने नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप किए उसमें वो तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि आप उनको मतलब ट्रेन कर पाओ नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के लिए। ये एक क्रिटिक्स था क्योंकि वो लोग ज्वाइन कर भी नहीं रहे थे। तीसरी चीज ये थी कि सिग्निफिकेंट वर्क जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने किया। जैसे कि मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने आपका बहुत सारी कैंपेन करने शुरू किए थे। ऑफ कोर्स खिलाफत के बाद तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन ही गई थी और उसको बस जारी रखने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तब तो इनको मुस्लिम का सपोर्ट मिलना बंद हो गया था ना। लेकिन नो चेंजर्स को इसका सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन फिर भी ये उनपे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि भले ये नो चेंजर्स हैं लेकिन ये शायद मतलब मुस्लिमों को इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनको मतलब फिर इन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए काम किया, फॉरेन क्लॉथ और लिकर को बाइकट किया और उसके बाद फूड रिलीफ के लिए इन्होंने काम किया, राइट। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स ये कहती है कि भले ही इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया और अनटचेबिलिटी और ये सब के लिए कभी काम किया, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक जो इनकी शिकायतें थी, ये जो आपके हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर अनटचेबल्स हो,
इनके जो मेन शिकायत जो थी इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो थे कि प्राइस राइज हो रहे हैं, फूड के प्राइस राइज हो रहे हैं, तो हम कैसे उसको अफोर्ड करें और ये सब, या फिर जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, मेनली इनमें कौन शामिल थे, अनटचेबल्स शामिल थे, तो इनको, इनके ग्रीवेंसेस को, इनकी शिकायतों को आपने नजरअंदाज कर दिया था नो चेंजर्स ने। तो ये भी इसका एक क्रिटिक्स है कि ये इस चीज को अचीव नहीं कर पाए थे। हाँ, दोनों ने एक चीज जो बहुत अच्छी करी थी, चाहे वो आपके स्वराजिस्ट हो या फिर नो चेंजर्स हो, सबसे अच्छी बात जो इन्होंने ये करी थी कि एक जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाद में लॉन्च होना था 1930 में, उसका बैकबोन इन लोगों ने तैयार कर दिया था। कैसे? लोगों तक अपनी बातें पहुंचा के, लोगों को अवेकन करके और लोगों को इस बात के लिए बता के कि जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होगे स्वराज मिलना बहुत मुश्किल है। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बात ऑलरेडी जो है स्ट्राटा ऑफ मासेस ये बात समझ चुकी थी, बस ये चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद, इसका विड्रॉल होने के बाद ये चीज भले ही रुक गई थी, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है जो इन्होंने कर दिया था, चाहे वो स्वराजिस्ट हो या फिर नो चेंजर्स हो, उन्होंने एक बैकबोन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक एक्टिव ऑर्गेनाइजर के रूप में तैयार कर दिया था, जो कि बाद में गांधी जी ने लॉन्च भी किया था 1930 में। उसको हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम अगले लेसन में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये तो थे स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, लेकिन एक और नया सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जो रशिया के चीजों से या फिर मार्क्सिज्म से मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे इन चीजों को धारण करने लगा था। उनमें बहुत सारे लीडर्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका गठन होता है। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस कैसे बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपका आज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर बाकी की चीजें भी हम डिस्कस करेंगे जो कि उसके बाद होती हैं, जैसे कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च होना। Okay, so till then stay tuned, and if you're having any query, type it in comment box, and do let me know that how much you have scored in these MCQs. Okay, take care of yourself. Bye bye.